हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं तिवारी सर। क्लास 12th की परीक्षाएं आने वाली हैं और ख़ासकर क्लास 12th में जो फिज़िक्स का पेपर होता है वो सभी बच्चों को परेशान करता है। तो हमने आपके लिए ऐसे कुछ यूनिट वाइज क्वेश्चंस पेपर बनाए हैं और ये यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर कोई बच्चा ये सारे यूनिट वाइज पेपर लगभग 8 यूनिट बाय पेपर हम देंगे आपको और लगभग 2 पेपर जो है हम आपको फुल सिलेबस का देंगे। और अगर आप मन लगा करके ये 8 पेपर यूनिट वाइज और 2 पेपर फुल सिलेबस का अगर आप कंप्लीट तैयार कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने वाला है। ये मैं लगभग हर साल इस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ, दे नहीं पाता था किसी बच्चों को, लेकिन इस बार मैं आपको ये वीडियो के थ्रू ये पेपर मैं दे रहा हूँ। यह पहला पेपर है और पहला पेपर जो है आपका टेस्ट सीरीज का यूनिट 1 है और यूनिट 1 में मैंने सभी चीज़ें मिला करके रखी है, हर चीज़ें मिला करके रखी जाएगी आपको इसके अंदर। वो आपको MCQs में मिलेंगे, MCQs के साथ में आपको फिलअप भी मिलेंगे, फिलअप के साथ आपको वन वर्ड भी मिलेंगे और आवश्यक हुआ ये मैचअप भी है आपका। तो ये जो मैचअप लगभग ये 20 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, पूरे 28 मार्क्स का आया था पेपर में लास्ट ईयर 1 मार्क्स का। इसमें मैंने 20 रखे हैं और इस 20 क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए। इसके साथ आपको ये छोटे क्वेश्चंस 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन बड़े भी रखे गए हैं। यानी आपका जो पेपर है इस क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा, आप इसको ठीक तरह से तैयार कर लीजिएगा। देखिए, हाँ, इनका जो अभी मैं आपको ये पेपर दे रहा हूँ, इस पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन। थोड़ा सा मैं आपको इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर बात कर देता हूँ ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लें। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा, ये क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए काम करेगा जिन्होंने कुछ पढ़ाई करी है। अगर अभी तक किसी ने कुछ पढ़ाई नहीं करी है तो फिर ये उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी आप उसे पढ़ें इस क्वेश्चन पेपर को, इससे बाहर आने की संभावना नहीं होती है। अगर 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होते भी हैं तो वो अगर आप इसको तैयार करेंगे तो उसी के अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर में जो ऑब्जेक्टिव है उनके आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल आप लगभग 2 चीज़ों का याद रख लीजिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल का याद रख लीजिए और एयर का याद रख लीजिए। तो एयर के लिए K फॉर एयर जो होता है वो एक ही मानते हैं लगभग सभी, एयर का लगभग 1.000, इसके बाद ही कोई वैल्यू आती है, तो इसलिए हम किस एयर का 1 रखते हैं। और जो मेटल है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हम रखते हैं वो हम इन्फिनाइट रखते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो गया आपका इन्फिनाइट। फिर दूसरा क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिपेंड अपॉन। देखिए, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी अलग अलग शेप, अलग अलग चार्ज की अलग अलग होती है। यहाँ पर जो पूछा गया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, अब ये डायपोल है, डायपोल मतलब 2 चार्ज के सिस्टम का इंटेंसिटी है। अगर आपको पॉइंट चार्ज का पूछता है तो ई जो होता है K चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अगर आपसे पूछा गया है डाइपोल का, तो डाइपोल में जो इंटेंसिटी होती है वो लगभग R के क्यूब पर जाती है, क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी K, और इसका फार्मूला होता था, यहाँ डाइपोल होता है, एक्सियल है तो 2p और अनएक्सियल है तो p होता है और नीचे R क्यूब आता है, इसलिए आपका आंसर होगा E डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। तो इसका जो सही आंसर होना है वो है 4। इसके बाद तीसरा है एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो फील्ड लाइन होती हैं वो हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये जो फील्ड लाइन होती हैं वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल बनाती है, किसके साथ? सरफेस के साथ। तो इसका सही आंसर हुआ 90 डिग्री।
फिर यहाँ एक चौथा क्वेश्चन है, टू कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये इसको देखिए, इसका आंसर देखिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर बेस्ड है। टू कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटेंस हैं, ये दोनों कैसे पहले जोड़ा गया है? पहले पैरेलल जोड़ा गया है ऐसे। अब पैरेलल जोड़ा जाए तो अगर ये C है और ये C है, इक्वल कैपेसिटेंस है, तो इक्वल कैपेसिटेंस पैरेलल का शॉर्टकट क्या होता है? तो पहले कैसे जोड़ा गया? आपको पैरेलल जोड़ा गया, तो पैरेलल के लिए आप C इक्विवेलेंट C पैरेलल देखिए, C प्लस C कितना हो जाएगा? 2C। पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट कितना आता है? C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो CP बराबर C, तो 2C पैरेलल में 2C हो जाएगा। और फिर इसके बाद कह रहा है कि अब कनेक्टेड इन सीरीज, बाद में उसे सीरीज में कनेक्टेड किया। सीरीज का मतलब ये होता है, अब ये भी C है और ये भी C है, तो सीरीज का जो इक्विवेलेंट फार्मूला होता है C इक्विवेलेंट, अगर सारे इक्वल हैं तो C/n होता है, C/n। अब C/n का मतलब है कि C एक की वैल्यू है और कितने लगे हुए हैं? 2 लगे हैं, तो इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2। और उसका बाद में उसने पूछा है कि रेशियो बताना है। क्या बताना है? रेशियो। फर्स्ट कनेक्टेड पैरेलल देन कनेक्टेड सीरीज, व्हाट इज द, अच्छा यहाँ पर रेशियो लिखा होना चाहिए, रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस। तो पहले बोल रहा है CP और C सीरीज का रेशियो, तो पैरेलल में 2C और यहाँ C/2, 2 गया ऊपर, कितना हो गया? 4C/C, C से C कैंसल, 4 रेशियो हुआ, जिसका सही आंसर होगा 4 रेशियो हुआ। फिर पांचवा क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की SI यूनिट होती है फेरेड, CGS यूनिट होती है स्टेट फेरेड। ये चार्ज की यूनिट है, ये पोटेंशियल की यूनिट है, जिसका सही आंसर होगा फेरेड। नेक्स्ट है, ऑन इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस। अब ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए इसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सभी ने पढ़ा होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से होता है, 2 प्लेटें होती हैं, ये बीच की डिस्टेंस, इसका सेपरेशन होता है, और इसका जो C कैपेसिटेंस होता है या ε0A और डाइलेक्ट्रिक है तो K/D। अब ये कह रहा है कि हमको क्या बढ़ाना है? तो अगर हम प्लेटों के बीच के डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, जबकि ये भी कांस्टेंट है, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो D बढ़ाने पर कैपेसिटेंस क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। तो ये बोल रहा है इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इंक्रीज़ किया है सेपरेशन, डिस्टेंस इंक्रीज़ किया है कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस। अब क्या कह रहा है? कांस्टेंट, अनचेंज नहीं होगा, चेंज होगा, इंक्रीज्ड। कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा है, डिक्रीज। तो इसका सही आंसर होगा डिक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 माइक्रोकूलम चार्ज। 1 माइक्रोकूलम चार्ज, अच्छा बच्चे ये रट लेते हैं 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आता है 6.25 × 10⁻18, इतने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम में होते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज कर देता है, माइक्रोकूलम। अब देखिए 1 कूलम, 1 माइक्रोकूलम क्या है? 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम है। तो यहाँ जो पावर है ये 6 पावर और कम कर दो यहाँ, तो यहाँ पर -6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻12। अब इसमें देखिए आपका आंसर कहाँ है? 10⁻12, 6.25 × 10⁻12, ये पावर है, ऐसा लिखा रहता है। तो इसका सही आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट, कूलम × मीटर स्क्वायर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड डायपोल, कूलम इनटू डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर।
इसका सही आंसर होना चाहिए कूलम इनटू मीटर। ये है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2। फिर नेक्स्ट पूछा गया है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई। ये यहाँ का नहीं है, ये इधर का है। अच्छा, कोई क्यू चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा जाता है तो उसका जो फोर्स होता है वो फोर्स हमेशा क्यू ई से लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए क्यू ई, ये फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है। तो ये जो 10 क्वेश्चंस आपके MCQs हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। और इसके बाद नेक्स्ट में आपको थोड़ा फिलअप के लिए भी एक्सरसाइज अभ्यास करने के लिए आपको दिया गया है। अब ये फिलअप में क्या क्या लिखा हुआ है ज़रा देख लीजिए। अच्छा, ये 2 लाइक चार्जेस। अच्छा, लाइक चार्ज मतलब प्लस चार्ज, माइनस चार्ज। लाइक चार्ज हमेशा रिपेल ही करते हैं, तो ये लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं। अगर अनलाइक होते प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू तो अट्रैक्ट कर जाते। तो यहाँ पर आ जाएगा रिपेल। तो लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, ठीक है। दूसरा है साइज ऑफ आइडियल डाइपोल। देखिए, डाइपोल की साइज यानी दोनों चार्जेस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होता है वो बहुत कम होता है। और अगर वो सेपरेशन घटते घटते मतलब बहुत कम हो जाए तो आइडियल डाइपोल का काम करने लगेगा। तो आइडियल डाइपोल की सिचुएशन पे हम इसको साइज़ को 0 रिगार्ड कर लेते हैं। तो साइज ऑफ आइडियल डाइपोल इज ऑलवेज टेकन विद 0। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। अब देखिए यहाँ पर हर बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात करता है। अब डायमेंशनल फार्मूला के लिए कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला याद हो। अब जैसे ये पूछा है कैपेसिटेंस, तो सी को हम हमेशा देखते हैं Q/V, और V का भी याद नहीं है तो V को हम देख लेते हैं। V होता है चार्ज बाई Q। Q कहाँ गया ऊपर, तो Q²/W। अब Q का होता है AT, तो A²T²। W होता है mL2T-2। अब इसको सॉल्व कर लें, m-1 L-2 T ऊपर गया 4 A2। अब ऐसा कुछ लिखा हो तो आप डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आएगा वो ये डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे, m-1 L-2 T4 A2। तो दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। नेक्स्ट पूछा है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ 3 माइक्रोफैरड ज्वाइंट इन सीरीज देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। अब ये 3 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में जो कैपेसिटर्स लगते हैं, सीरीज में कैपेसिटेंस हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है, बढ़ता नहीं। तो सीरीज में जब 3 कैपेसिटर लगे हैं तो कितने लगे हैं, तीनों सेम हैं तो 3। और कितने लगे हुए हैं 3। अभी आपको पता है C इक्विवेलेंट C/N, तो C कितना है 3 और कितने लगे हैं 3, 1 माइक्रोफैरड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 माइक्रोफैरड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द पोटेंशियल। अब ये कहना है इसका कि किसी कंडक्टर का या किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो पोटेंशियल होता है वो प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डाइलेक्ट्रिक आने पर जो पोटेंशियल है वो हमेशा डिक्रीज होता है। देखिए डाइलेक्ट्रिक है ना, तो ऐसे देखिए, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक, इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक, पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक। बट कैपेसिटेंस में आप देखिएगा, कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस पर कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, फोर्स, इंटेंसिटी और पोटेंशियल जो होता है डाइलेक्ट्रिक में डिक्रीज होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द पोटेंशियल विल डिक्रीज। आप कह सकते हैं पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके 5 फिलअप थे आपके प्रैक्टिस के लिए, और आप इसकी प्रैक्टिस करिए ठीक से। आप यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा मैचअप। अच्छा, मैचअप में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ में एक ही चैप्टर के मैचअप हैं इसलिए आपको सरल दिखेंगे। जब एग्ज़ाम में आपके मैचअप आते हैं तो अलग अलग चैप्टर से मैचअप आते हैं, तो अलग अलग टॉपिक होता है। यहाँ तो सेम एक ही टॉपिक है। अब देखिए कैपेसिटेंस, अब यहाँ क्या पूछा गया है आपसे, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर C इक्वस टू चार्ज बाई V, Q/V ढूंढ लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर ढूंढिए। उसमें से देखिए ये तो है ही नहीं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी दिख रही है, ये स्फीयरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी दिख रही है,
जे एनर्जी यही है आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आपका ये है, 2 पर ये है। तीसरा पूछ रहा है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, बहुत फेमस फार्मूला है C = 4πε0r। ये एप्सिलॉन नॉट है, छोटा सा नीचे लगा हुआ। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A/d, और एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। तो इस तरह से 1, 2, तीसरे नंबर पर स्फेरिकल कंडक्टर, चौथे नंबर पर यहाँ आएगा, 5वें नंबर पर यह जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा, वन वर्ड। देखिए इसको और देख लीजिए, वन वर्ड क्या है। वन वर्ड में आपसे पूछता है तो ये कुछ ऐसे, देखिए फिलअप और वन वर्ड एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आपको याद रखना होता है, समझना होता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ अर्थ। तो अर्थ का पोटेंशियल देखिए, अर्थ इतनी बड़ी है कि अगर उसके चार्ज की बात की जाए तो उतना चार्ज तो हम किसी बॉडी पे रख नहीं सकते, और उसके कंपेरिजन में हम किसी बॉडी के पोटेंशियल बता भी नहीं सकते, इसलिए अर्थ के पोटेंशियल को आप हमेशा क्या मान लेते हैं, 0। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये फंडामेंटल चार्ज है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज, तो ये फंडामेंटल चार्ज। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अलग होता है, और डाइपोल का पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी ये होता है -PE cos थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का है, चार्जेस, टू चार्जेस के सिस्टम। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ देखिए आपसे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसका रीजन क्या बताएं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के क्वांटाइज होने का रीजन क्या है। रीजन ये है कि जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी और से चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता कंडक्टर में। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से चार्ज ट्रांसफ़र होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऐसा पार्टिकल है कि उसके चार्ज को हम छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका रीज़न हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन खुद क्वांटाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन खुद ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है, उसके चार्ज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसलिए क्वांटाइज्ड है। तो इसका रीज़न हो गया कि ड्यू टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्वांटाइज्ड है, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड है, इसलिए। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज गेट एक्यूमुलेट इन ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क। अब ये कह रहा है कि ग्लास रॉड को सिल्क थ्रेड से हम इसको क्या करेंगे, रब करेंगे, घिसेंगे। तो किस में पूछ रहा है, ग्लास रॉड में। अच्छा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब दो बॉडीज़ को रब करोगे तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो निगेटिव। तो ग्लास, ऐसे आप पेयर देख लीजिए, ग्लास रॉड का सिल्क से देख लीजिए, इबोनाइट का देख लीजिए, वुलन थ्रेड से, ऐसे बहुत सारे पेयर आपको मिल जाएंगे किताब में, तो एक बार नज़र डाल के देख लीजिए। ग्लास रॉड विथ रब्ड विथ सिल्क, तो ग्लास रॉड जो होता है, जो ग्लास रॉड होता है उसका इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें हमेशा पॉजिटिव आता है, और सिल्क में हमेशा निगेटिव आता है। तो ये आपको मैंने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन इसलिए बता दिए कि आपको पढ़ने में परेशानी न हो। अब ये जो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप एक बार इन्हें पढ़िए। जल्दी हम आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में हम आपको ये क्वेश्चंस बता देंगे, क्योंकि आप पहले इस पेपर को देखिए, हो सकता है आपको इसमें से कुछ आते हों, पहले आप उसको चेक कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन चेक करिए, और मैं जो लिखा है उसको भी चेक करिए, क्योंकि हो सकता है ये आपने पढ़ा, इसको नहीं पढ़ा और ये एग्जाम में आया। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद फिर आप किसी और से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप किसी और से इम्पोर्टेंट लेने की कोशिश मत करें। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा यहाँ पर जो हमने कम से कम क्वेश्चन में आपका पेपर क्लियर करूँगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। नेक्स्ट जो आपको मैं वीडियो दूंगा उसमें मैं इसके सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन करके दे दूंगा, जिससे आपको अगर इधर उधर ढूंढने में परेशानी हो रही होगी वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू। आप पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाने के लिए प्रयासरत रहिए। आपकी मेहनत आपको ज़रूर ऊपर तक ले जाएगी। धन्यवाद।